दिग्गजों के प्रचार के बीच गुजरात में चुनावी पारा लगातार गर्मा रहा है। एक दिन के ब्रेक के बाद पीएम मोदी एक बार फिर आज गुजरात में चुनावी प्रचार करेंगे। आज मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। बीजेपी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गृहमंत्री अमित शाह भी आज राजकोट, सुरेंद्रनगर और सूरत में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और फिर आज रात सूरत में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज 3 रैलियों को संबोधित करने का और रोड शो करने का कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज गुजरात में राज्यसभा सदस्य और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह कमान संभालेंगे। हरभजन सिंह आज बायद इलाके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। नाडियाड में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के गाने पहले से ही डाले गए हैं और इसके अलावा ये रोबोट लोगों को बीजेपी के पर्चे बांट रहा है। इस रोबोट का इस्तेमाल घर घर कैंपेन के लिए भी किया जा रहा है। गुजरात बीजेपी ने अपने 12 बागी नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। इनमें 6 बार विधायक रहे मधु श्रीवास्तव, धवल सिंह झाला, दिनेश पटेल समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने पार्टी के निर्देश के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा है और इसके बाद पार्टी ने इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 77वां दिन है। यात्रा आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा करीब 15 दिन चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच सकती हैं। प्रियंका 4 दिनों तक यात्रा में मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे अब तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए बिहार जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे आज पटना पहुंचेंगे। आदित्य के साथ उनकी पार्टी के 2 सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी भी साथ हैं। इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि जेल में मनपसंद खाना नहीं दिए जाने का सत्येंद्र जैन का दावा गलत है और यही नहीं, जेल के सूत्रों का दावा है कि सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ा है, जबकि जैन के वकीलों का कहना है कि उनका वजन अब तक 28 किलोग्राम घट चुका है। एमसीडी चुनाव के सिलसिले में बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया। पार्टी ने एक बार फिर जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश के मामले को मुद्दा बनाया और कार्टून के जरिए आप पर नया वार किया है। गुजरात दौरे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ताकत झोंकेंगे। खबर है कि केजरीवाल अब निगम चुनाव पर फोकस करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मेगा आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करेगी। इसके तहत 1 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से जनसंपर्क करने के लिए उतारा जाएगा। इसके अलावा 10 केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित पार्टी के स्टार प्रचारक भी प्रचार में उतरेंगे। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी जारी रहेगा। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया कल दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में शुरू हो गई। खबर है कि कल आफ्ताब से 15 से 20 सवाल पूछे गए। पुलिस आज फिर से उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लाएगी ताकि पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा किया जा सके। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस में अब पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े का हिसाब किताब रखता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने कत्ल की साजिश का पूरा रफ नोट तैयार किया था। इसमें उसने हर छोटी बात का जिक्र किया था। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के कितने टुकड़े कहां ठिकाने पर लगाए हैं, इसका भी हिसाब रफ साइड नोट पर लिखा था। ये नोट पुलिस के हाथ लगा है, जिसके आधार पर पुलिस बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगने वाली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही कानून बनेगा। गृह विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह मंत्री के मुताबिक जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग को कानून के दायरे में लाया जा रहा है।
असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग की घटना के बाद भड़की हिंसा को लेकर पैदा तनाव की स्थिति पर काबू करने की कोशिश चल रही है। असम सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। असम सरकार ने मामले की जांच का भी आदेश दिया है और सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। इस घटना के बाद मेघालय सरकार ने अगले 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई है। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है और सरकार के आदेश का इंतजार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के पालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन के साथ मतभेद और उनको लेकर जारी कमांडर स्तर की बैठक को लेकर उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि लगातार बैठकें जारी हैं और फौज हटाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान सीमा के पास देश के जाबाजों ने कुछ इसी बहादुरी से अपना दमखम दिखाया। राजस्थान के बीकानेर में थार मरुस्थल में 3 दिनों तक सैन्य अभ्यास हुआ। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना शामिल रही। इन्होंने एक साथ मिलकर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी तैयारियों को परखा। जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खबर है कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की ओर से राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में किसानों और आमजन को लुभाने मैसेज भेजकर उनसे सामरिक और गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। जैसलमेर पुलिस ने इस मामले में एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निपथ योजना के तहत लड़कियों की सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। वहां जम्मू कश्मीर राइफल्स सेंटर में भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चली इस भर्ती रैली के लिए 32,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 1600 से ज्यादा लड़कियों को बुलाया गया है। फिटनेस टेस्ट पास करने वाली लड़कियों की फरवरी में लिखित परीक्षा भी करवाई जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड अब बढ़ने लगी है। ज्यादातर जगहों पर सुबह कोहरा नजर आने लगा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के नीचे तक पहुंचने लगा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर जगहों पर तापमान में इसी तरह की गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही सर्दी में इजाफा भी हो गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इलाके में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क रहने से अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है। राजस्थान के सीकर में कल पारा लुढ़ककर 4.8 डिग्री तक पहुंच गया। इलाके में खासतौर से सुबह और शाम को ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह नाव का सहारा ले रहे हैं। आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। पश्चिमी भारत में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के वाशिम में पिछले 2 दिनों से तापमान अचानक गिर जाने से जिले भर में ठंड बढ़ गई है। वाशिम जिले के हर शहर गांव में सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। सर्दी का आलम यह है कि शाम 7 बजे से ही लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार ने राज्य में 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार करने की घोषणा की है। रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफी सर्किट से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। जानकारों की माने तो यूपी में धार्मिक पर्यटन सर्किट के बनने से यहां व्यवसाय और रोजगार की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि 108 को हिंदू समाज का पवित्रतम अंक माना गया है। लिहाजा मंदिर परिसर का दायरा 108 एकड़ करने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है और इसी के साथ ये भी तय हुआ है कि परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनाना था, अब वो 8 एकड़ में बनेगा। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में पहुंचे लोगों ने कल अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन किए। तमिलनाडु से आए लोगों ने यहां पर राम मंदिर के निर्माण का भी जायजा लिया। गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की टीम की ओर से आपदा के समय लोगों की जान बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान छात्रों को आपदा के समय अपनी और दूसरों की जान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया।
लोगों की सेहत के लिए बिहार में एक शख्स ने शानदार पहल की। पटना के पास पुनपुन इलाके में एक शख्स ने पिछले 12 साल से इलाके में पेड़ लगाना शुरू किया ताकि प्रदूषण से निजात दिलाने में मदद मिल सके। बंगाली बाबा और ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर ये शख्स अपने गांव में चारों तरफ पेड़ लगाने का काम में जुटे हुए हैं। बिहार के सासाराम में रहने वाले श्यामानंद ने दुबई में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। 7 समंदर पार राज्य का मान बढ़ाया। 25 साल के श्यामानंद ने बिहार आने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। केरल में वर्ल्ड कप फुटबॉल की दीवानगी का अनूठा रंग देखने को मिल रहा है। केरल के कुन्नूर में अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर मैराडोना की विशाल मूर्ति बनाई गई। कलाकार एन मनोज कुमार ने दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार मैराडोना की ये प्रतिमा बनाई है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कल खेले गए एक मुकाबले में खिताब की दावेदार मानी जा रही अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने हरा दिया। अर्जेंटीना से वर्ल्ड रैंकिंग में काफी नीचे वाली टीम सऊदी अरब ने इस टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया और इस हार के साथ अर्जेंटीना का लगातार 36 मैचों में अपराजय रहने का क्रम भी टूट गया। अब अर्जेंटीना का मुकाबला 27 नवंबर को मैक्सिको और 30 दिसंबर को पोलैंड से होगा। अर्जेंटीना पर अप्रत्याशित जीत के बाद सऊदी अरब के प्रशंसक का जोरदार जश्न मनाते नजर आए। सऊदी अरब की इस शानदार जीत की खुशी में किंग सलमान ने आज देश में सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा की है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। कतर के अल जनाब स्टेडियम में हुए ग्रुप डी के मुकाबले में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से पराजित कर दिया। फ्रांस की टीम की जीत के हीरो अनुभवी खिलाड़ी ओलिवर गिरोड रहे, जिन्होंने 2 मौकों पर बॉल को गोल पोस्ट में भेजा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 7वें मैच में पोलैंड का सामना मैक्सिको से हुआ। दोनों टीमों के बीच ग्रुप सी का ये मुकाबला 0-0 से बराबरी पर छूटा। मुकाबले की खास बात पोलैंड के स्टार प्लेयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का पेनल्टी मिस करना रहा। इसके साथ ही एक खास बात यह भी रही कि इससे पहले ट्यूनीशिया और डेनमार्क के बीच हुआ मैच भी 0-0 पर ही ड्रॉ हुआ था।